क्या Lenovo का L27Q 2 साल बाद भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि ये L सीरीज 2024 के अंदर लॉन्च हुई थी। तो इनकी मेन स्ट्रीम सीरीज में से सेकंड टॉप मॉडल आता है। ये स्क्रीन का नाम है L27Q। जो Q है वो है मॉडल नंबर। सबसे पहले आता है L27E, जिसका नाम है असेंशियल, एंड ये सबसे ज्यादा बेस मॉडल है। VA पैनल मिलता है, 1080p की स्क्रीन रेजोल्यूशन है, मतलब सारी चीजें काफी असेंशियल है। फिर आता है L27I। I स्टैंड्स फॉर IPS, मतलब बाकी सारी चीजें सेम है, बट VA पैनल के बजाय अब हो गया IPS पैनल। अगर किसी को एडिटिंग करनी है, उसके अंदर कलर एडिट ज्यादा सही तरीके से हो पाते हैं। फिर आता है L27M। M स्टैंड्स फॉर मल्टी कनेक्टिविटी, जिसके अंदर LCD के अंदर ही डॉक फिट हो जाता है। को अपने लैपटॉप से कोई भी चीज कनेक्ट करनी है, जस्ट डायरेक्टली LCD पे कनेक्ट करो, वो आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि आपने पहले ही पावर सप्लाई दे रखी होती है दोनों को। उसके बाद आया अपना वही L27Q, ये वाला मॉडल, जो कि अब एक क्वाड HD स्क्रीन होगी 1440p वाली। इसके साथ ही H वाला मॉडल आया, उसके अंदर भी स्क्रीन वही क्वाड HD मिलती है, बट उसके साथ मल्टी कनेक्टिविटी हब आ गया। फिर आता है L27U, मतलब UHD 4K होगी अब स्क्रीन। एंड में आता है L27W, W फॉर अल्ट्रा वाइड, मतलब इसके अंदर अब 4K के साथ स्क्रीन भी अल्ट्रा वाइड होगी। फिर उसके बाद गेमिंग सीरीज आती है, जिसमें LOQ हो गया, Lenovo Legion सीरीज होगी। के पीछे जो 4A 4C वगैरह है, वो जनरेशन मॉडल है कि कौन से वाला मॉडल 2023 में, 24 में, 25 में ऐसे लॉन्च हुआ। और अब ये सारी ज्ञान पंक्ति को साइड पे करके का डब्बा खोल ले भाई साहब। सबसे पहले निकलती है एक इंस्टॉलेशन गाइड, जिसकी आपको जरूरत पड़ सकती है पर मुझे नहीं। फिर निकलती है एक यूजर मैनुअल, जिसकी तो आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक HDMI निकलती है, जो एक हाई स्पीड HDMI 2.0 वाली है। इसमें से 2.1 की केबल नहीं निकलती, ऑल्दो इसके पोर्ट्स 2.1 वाले ही। निकलती है पावर कोड, उसके साथ ही निकलता है एक स्टैंड, जो नीचे से लोहे का है, लेकिन ऊपर वाली साइड उसकी सारी की सारी प्लास्टिक की है। वाली साइड के ऊपर रबर के फीट टाइप भी दिए हैं, ताकि आपके टेबल के ऊपर स्क्रैचेस ना पड़े। फिर निकलती है आर्म, जिसका बाहर से मटेरियल तो प्लास्टिक का, लेकिन ये डेफिनेटली अंदर से मेटल की आर्म होएगी, करने में और उठाने में काफी हैवी है। फिर ऊपर वाली सारी ट्रे उठाने के बाद नीचे से निकलती है हमारी स्क्रीन, जो एक 27 इंचेस की स्क्रीन है। मुझे लगता था 27 इंच की स्क्रीन छोटी ही होती है, बट एक डेस्क सेटअप के हिसाब से 27 इंचेस की स्क्रीन मोर देन सफिशिएंट है। लाइक मेरा एक 30 इंच बाय 60 इंच का टेबल है, उसके हिसाब से मोर देन सफिशिएंट। जिसको इंस्टॉल करने के लिए 3 मेन मेथड। सबसे पहले तो उसी सामान के साथ जो डब्बे के अंदर से निकलता है, नीचे वाले बेस को और रॉड को एक सिंगल स्क्रू से कसो, एंड वो बहुत स्टेडी तरीके से एल बन जाता है। उस रॉड पे लगे हुए स्टैंड पे टांग के जस्ट पीछे को पिन कर दो, बहुत ही बढ़िया तरीके से लॉक लग जाते हैं। जिसको अगर दोबारा से लॉक से निकालना, LCD के पीछे वाली साइड पे बटन भी लगा हुआ है। इंस्टॉल करने का सेकंड तरीका है वॉल के ऊपर, जिसमें आप स्टैंड को आराम से वॉल पे टांग लो, एंड उस स्टैंड के ऊपर यही वाला जो इसके रॉड के ऊपर फ्रेम बना हुआ है, वही फ्रेम लगा होता है। उसके ऊपर LCD को टांगो, आप अपनी मर्जी से आराम से आगे पीछे ऊपर नीचे कर पाओगे। उसके बाद आती है एक टेबल आर्म, जिसपे फीचर्स सारे वही वॉल पे हैंग वाले ही रहते हैं, बट आप अपने टेबल पे उस आर्म को फिट कर सकते हो। इन दोनों मेथड्स को तो कोई कोई ही यूज करेगा, मोस्ट ऑफ लोग यूज करेंगे इसके डब्बे के अंदर से निकलने वाला स्टैंड, एंड मैंने भी वही यूज करा, क्योंकि पहले तो ये काफी स्टर्डी और सॉलिड है। फिर इसके अंदर आप LCD को ऊपर नीचे भी हिला सकते हो, टिल्ट भी कर सकते हो, राइट लेफ्ट भी मूव कर सकते हो, पूरे का पूरा वर्टिकल के अंदर भी खड़ा कर सकते हो, मतलब फुल कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। बट ये कस्टमाइजेशन मॉडल टू मॉडल वेरी करेगी। अगर आपके पास E वाला, मतलब बिल्कुल असेंशियल वाला बेसिक मॉडल है, उसके अंदर आपकी अल्टरेशंस कम होंगी, लेकिन अगर आपके पास Q या H मॉडल है, जो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल्स है, उनके अंदर आपके पास अल्टरेशंस पूरी होंगी। जैसे कि मैंने बताया ही था, इसके अंदर 2.1 के पोर्ट्स मिलते हैं, लेकिन वो 2.1 के हमें 2 पोर्ट्स मिलते हैं, जिसके साथ एक 1.4 का डिस्प्ले आउटपुट पोर्ट भी मिलता है, एंड एक 3.5 का ऑडियो जैक भी मिलता है। आप HDMI से भी आउटपुट निकाल सकते हो, एंड आप डिस्प्ले वाले पोर्ट से भी डिस्प्ले निकाल सकते हो। अब बात है उस पोर्ट के साथ डिस्प्ले को निकालने की एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस देखने की, जो एक्सपीरियंस में आपको एक 1440p की स्क्रीन मिलती है, जिसकी ऑन पेपर ब्राइटनेस ऑलमोस्ट 350 निट्स की है। नॉर्मल यूजेज के हिसाब से ब्राइटनेस ठीक है, बट मुझे डे वाले सिनेरियोस के अंदर ब्राइटनेस थोड़ी सी कम लगी। अगर आप इस स्क्रीन को कोई ऑफिस के अंदर यूज करने का सोच रहे हो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा लाइट्स हर टाइम जगती रहती है, तो आपको थोड़ी सी वो ब्राइटनेस में कमी फील होगी। बट इसके अंदर एक बहुत ही प्यारी एंटी ग्लेयर स्क्रीन है, जिसके साथ आपको ग्लेयर की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चाहे आप अपने पीछे लाइट का सोर्स लेके बैठे हो, तब भी आपके इसको बहुत कंफर्ट फील होने वाला, क्योंकि बहुत क्रेजी मैट की कोटिंग है। मैंने इसके ऊपर एडिटिंग, मूवी देखना, गेमिंग करना, सारी चीजें करी। मुझे एक चीज पता लगी कि इस स्क्रीन के ब्लैक्स अच्छे नहीं। इसके अंदर एक IPS पैनल मिलता है, प्लस एक मैट स्क्रीन भी है। बहुत अच्छे ब्लैक्स तो मैं वैसे भी एक्सपेक्ट ही नहीं
नहीं कर रहा था स्क्रीन, बट वो ब्लैक्स मेरी उम्मीद से भी ज्यादा ग्रे। लिटरली ब्लैक तो महसूस होता ही नहीं है, वो ऐसे ही लगता है कि ग्रे कलर। एक चीज जरूर है, उस ग्रे के अंदर डिटेल्स सारी की सारी दिखती हैं, कोई डिटेल्स ज्यादा खास मिस नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर एक 1500:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशो है। ऑन पेपर कॉन्ट्रास्ट रेशो अच्छी है, बट वो ऑन पेपर वाली कॉन्ट्रास्ट रेशो मुझे एक्सपीरियंस के अंदर उतनी फील नहीं हुई। ये सभी चीजें मेनली आपके मूवी एक्सपीरियंस को चेंज करती है, जिसके अंदर 2-3 और मेन फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं, शार्पनेस का और कलर बेंडिंग का। तो इस स्क्रीन के अंदर हमें वो शार्पनेस, वो डिटेल्स नहीं मिलती। फिर बात आती है कलर बेंडिंग की। इसके अंदर एक 8 बिट का कलर पैलेट है, जिस वजह से कलर बेंडिंग भी महसूस होती है जब बहुत ज्यादा क्रेजी सिचुएशंस आ जाते हैं। एंड इस चीज की HDR की परफॉर्मेंस भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, वो ब्लैक्स और डार्क्स को इकट्ठा मर्ज करके ये एक ही टाइम पे दिखा सके। ये फुल्ली कंफ्यूज आ जाता है उस टाइमों पे। तो अगर आप मॉनिटर पे मूवीज वगैरह देखने के शौकीन, तो आपको इस स्क्रीन से बहुत ज्यादा मजा नहीं आएगा, थोड़ा काम चलाऊ टाइप फीलिंग आएगी। बट अगर आप इससे ऑफिस वगैरह के काम करते हो, कोई एक्सेल शीट्स, ये सारी चीजें करते हो, उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप अपने मॉनिटर पे एडिटिंग करते हो, उसके लिए भी 27 इंचेस की स्क्रीन मोर देन सफिशिएंट है। कलर एक्यूरेसी के लिए ये कहते हैं कि 99% sRGB मिलती है, बट मुझे कलर्स के अंदर इतनी एक्यूरेट फीलिंग नहीं है। मैट स्क्रीन होने की वजह से थोड़े वॉश्ड ऑफ कलर फील होते हैं। अगर आप एक गेमर हो एंड आप लाइव स्ट्रीमिंग या गेमिंग करने के लिए एक मॉनिटर देख रहे हो, तो इन सब चीजों से हम काम चला लेंगे। बट काम हम किससे नहीं चलाएंगे? रिफ्रेश रेट से। इस मॉनिटर के अंदर हमें 100 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट मिलते हैं, तो गेमिंग के लिए ऑलमोस्ट डिसेंट है। 60-70 FPS के ऊपर हमारी PS5 गेम करवा देती है। 1440 के ऊपर 100 हर्ट्ज के आसपास इट इज रियली गुड। एंड मैंने गेमिंग करके देखी है, इसके अंदर फ्री सिंक भी है, तो फार क्राई जैसी फास्ट मूविंग गेम भी काफी स्मूथ फील होती है। एंड जितनी कंप्लेंट मेरी मूवीज से थी, उतनी कंप्लेंट मेरी गेमिंग से नहीं है। गेमिंग करके मजा आता है। अब बात आई इसकी साउंड की, तो इसमें 3 वॉट के 2 स्पीकर मिलते हैं, मतलब टोटल 6 वॉट हो गया। एक स्पीकर राइट पे है, एक स्पीकर लेफ्ट पे है। इसकी एडवांटेज ये होती है कि हमें प्रॉपर आवाज राइट और लेफ्ट पे ट्रैवल करती हुई आती है, तो बहुत अच्छी फील देती है। एंड इसके स्पीकर के वोकल्स काफी क्लियर है, मुझे फुल वॉल्यूम पे भी कोई खास डिस्टॉर्शन फील नहीं हुई। आई एम प्रीटी हैप्पी विद द स्पीकर्स ऑफ दिस मॉनिटर। लेकिन अब ये मॉडल है सेकंड टॉप मॉडल, Q वेरिएंट। इसके ऊपर एक मॉडल आता है H वेरिएंट। एंड स्क्रीन क्वालिटी दोनों की ही बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है एक पोर्ट्स का। इसके अंदर एक C टाइप PD वाला पोर्ट, पावर ड्रॉ वाला पोर्ट भी है। अगर आप उस पोर्ट के साथ आप अपनी मैकबुक को कनेक्ट करते हो, तो डायरेक्टली आपकी मैकबुक भी कनेक्ट हो जाएगी एंड वो वहीं से चार्ज भी होगी। उस कंडीशन के अंदर अगर आप अपनी स्क्रीन के अंदर कोई भी डिवाइस को पिन करोगे, वो डायरेक्टली आपके मैकबुक के साथ कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि मैकबुक के अंदर लिमिटेड पोर्ट्स होते हैं। एंड मेरा काम भी इसके साथ इसीलिए चला क्योंकि मैंने अलग से एक हनीवेल का 12-in-1 डॉक खरीद रखा, उसके बिना तो मेरा भी गुजारा ना होता। तो देखो भाई, हब की जरूरत तो आपको पड़नी ही पड़नी, लेकिन एक LCD के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे USB के पोर्ट्स। अगर आपको इन फ्यूचर मॉनिटर अपग्रेड करना है, आपके वो सारे पोर्ट्स भी साथ में गए, जरूरी नहीं है नए वाले मॉनिटर के अंदर वो वाले पोर्ट्स होंगे या नहीं होंगे। तो ये H वाला मॉडल है ऑलमोस्ट 20,000 का, एंड ये Q वाला मॉडल है ऑलमोस्ट 16,000 का। 4,000 का डिफरेंस है, जिस 4,000 के अंदर आपको एक बहुत अच्छा खासा तगड़ा 12-in-1 डॉक मिल जाएगा, जिसको आप कभी भी किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लोगे। तो 4,000 रुपए H पे ज्यादा खर्चने के बजाय आई विल से Q मेक्स मोर सेंस। बट अब बात है कि क्या उस Q को भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो, ये स्क्रीन काफी ज्यादा मासेस को केटर करती है, लाइक ऑफिस वाले लोग भी ले सकते हैं, दुकान वाले, घर पे मीडियम यूज करने वाले, गेमर्स भी, एडिटर्स भी, मोस्ट ऑफ सभी लोग इस स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। एंड सभी के लिए ये स्क्रीन मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप वो डिटेल्स देखने लग जाओगे, तो हाँ, इस स्क्रीन में कमियां बहुत हैं, बट 16,000 के प्राइस के हिसाब से आई थिंक आज भी ये स्क्रीन एक काफी अच्छी खासी वैल्यू प्रोवाइड कर देती है।